Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another lecture of your ENT series of lectures. It is the physiology of nose and the paranasal sinuses. Previously, I discussed the anatomy. Now comes the functions, the physiology of the nose and the paranasal sinuses, right? The physiology, that is the functions of the nose, include so many functions, but the topmost are here. That right. Number one is the nasal respiration. That with the help of the nose, you can respirate, you can take air in and throw air out. नंबर टू फंक्शन इज़ द एयर कंडीशनिंग. दैट इज़ आपका जो नोज़ है बेटा वो आपके एयर को कंडीशनड कर देता है, बिल्कुल इस काबिल बना देता है कि जो बाहर एटमॉस्फेयर से हवा अंदर जाए, एयर अंदर जाए, वो इस काबिल हो कि आपके लंग्स को डैमेज ना करे, इतनी सेफ़ होनी चाहिए. ठीक है. इसके अलावा प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है नोज़ का, और कैसे मैं आपको बताऊंगा. नोज़ के थ्रू स्मेल ऑब्वियसली ये होती है, और इसके अलावा रेजोनेंस टू स्पीच, आवाज़ को एम्पलीफाई करना, उसकी क्वालिटी को बेटर बनाना. दिस इज़ द रेजोनेंस which is the function of the nose along with the paranasal sinuses. एंड लास्टली द सम नेज़ल रिफ्लेक्सेस एज वेल. ठीक है, जिसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला फंक्शन नेज़ल रेस्पिरेशन. ठीक है. नेज़ल रेस्पिरेशन, लेट मी टेल यू बेटा, इज़ अ वेरी फर्स्ट फंक्शन. जैसे आपको पता है कि जो बेटा नोज़ होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इसमें तो कोई मसला नहीं है. ठीक है. नोज़ इज़ एक्चुअली द नेचुरल पाथवे फॉर ब्रीथिंग. ठीक है. माउथ इज़ नॉट द नेचुरल पाथवे. जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ नाक से सांस लेना जानता है, नाक से ब्रीथ इन करना जानता है, माउथ से नहीं. लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और विद टाइम वो उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो अक्वायर करता है मुंह से सांस लेना भी. ठीक है. तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है, फ़र्ज़ करें उसकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, नोज़ ब्लॉक है, और वो माउथ से तो ब्रीथ कर नहीं सकता, तो अगर उसकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है. तो कहने का मकसद ये है कि नोज़ इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. It is the natural pathway for the breathing. Mouth is not the natural pathway. Newborn baby is not able to breathe through his mouth if there is any nasal obstruction. हाँ, वो बाद में जब बच्चा बड़ा होता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल का, तो फिर वो जाके माउथ से सांस लेना, ब्रीथ इन करना सीखता है. ठीक है. पैदा होते साथ वो सिर्फ नाक से सांस लेना जानता है, और मेक श्योर करें कि पैदा होते वक्त बच्चे के नाक के अंदर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. अगर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो जाएगी और बच्चे की डेथ भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि वो माउथ से तो वो सांस लेना जानता ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, एक होती है क्वाइट रेस्पिरेशन. क्वाइट रेस्पिरेशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एयर गोज़ थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द नोज़. देखें, अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, अगर ये आपका नोज़ है और ये आपके टर्बिनेट्स हैं. ठीक है. ये वाली जो स्पेस है आप इसको इन्फीरियर मिएटस कहते हो, और ये जो है ऊपर ऑल्फैक्टरी रीजन होता है. ठीक है. जब आप क्वाइट रेस्पिरेशन होता है, आप बैठे हुए हो या आप सो रहे हो या कोई रिलैक्स स्टेट में हो, तो एयर जो है यहाँ से जाती है और मिडिल पार्ट ऑफ द नोज़ से जाती है. ठीक है. आपने देखा मिडिल पार्ट ऑफ द नोज़ से गुजर रही है, ना कि बहुत ज़्यादा नीचे से इन्फीरियर मिएटस से, ना ऑल्फैक्टरी रीजन से. और यही वजह है कि कोई भी चीज़ स्मेल करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा सूंघना पड़ता है, ज़्यादा ब्रीथ इन करना पड़ता है, तब जाके वो एयर ऊपर वाले हिस्से को टच करती है और आप स्मेल कर पाते हो. ठीक है. तो क्वाइट रेस्पिरेशन के दौरान मिडिल पार्ट ऑफ द नोज से हवा पास होती है. ठीक है. सो ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द एयर गोज़ थ्रू द मिडिल पार्ट. एयर फ्लो अलॉन्ग द इन्फीरियर मिएटस एंड अपर ऑल्फैक्टरी रीजन इज़ मिनिमल ड्यूरिंग द क्वाइट रेस्पिरेशन. इन्फीरियर मिएटस और ऑल्फैक्टरी रीजन से बहुत मिनिमल एयर फ्लो होता है. ठीक है. और एक्सपायरेशन के दौरान भी जो रूट होता है हवा का बाहर निकलने का, वो बिल्कुल यही होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि एक्सपायरेशन के दौरान थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होती है और एडीज़ करंट बनते हैं. ठीक है. वो रेजिस्टेंस वापस आते वक्त किस वजह से होती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से देख लें. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन सेम रूट इज़ फॉलोड बाय द एयर, यही रूट, बट ड्यू टू रेजिस्टेंस सम ईडीज करंट्स आर फॉर्म्ड हेयर. ठीक है. ये रेजिस्टेंस क्यों होती है? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली ऑफर्ड बाय द एंटीरियर एंड्स ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट्स which undergo changes in its size to increase or decrease the resistance to airflow.
समझ में आई बात बेटा आपको? वापस आने का भी रास्ता यही है, लेकिन वापस आते वक्त थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो एंटीरियर एंड्स हैं आपके इन इन्फीरियर टर्बिनेट्स के, दे अंडरगो इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज। ठीक है, आपकी दो नेज़ल कैविटीज़ है, दोनों नेज़ल कैविटीज़ के अंदर इन्फीरियर टर्बिनेट मौजूद है। कभी राइट साइड की नेज़ल कैविटी में मौजूद इन्फीरियर टर्बिनेट का साइज़ बड़ा होता है एक वक्त में, तो दूसरी नेज़ल कैविटी में मौजूद जो इन्फीरियर टर्बिनेट है उसका साइज़ कम होता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे भी आपको समझाऊँ तो फ़र्ज़ करें ये दो आपकी नेज़ल कैविटीज़ हैं बेटा। ठीक है, बीच में सेप्टम मौजूद है, ये इन्फीरियर टर्बिनेट है, ये इन्फीरियर टर्बिनेट। आप देख रहे हो एक का साइज़ जो है इंक्रीज़ है, एक का साइज़ छोटा है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होता रहता है। एक तरफ जो है एंटीरियर एंड आपके इन्फीरियर टर्बिनेट का ज़्यादा बड़ा होता है, एक तरफ छोटा होता है। ठीक है, और फिर अगली बार क्या होगा, कुछ वक्त के बाद ये फिर साइज़ में छोटा हो जाएगा, फिर ये यहाँ से बड़ा हो जाएगा। तो इस वक्त मुझे बताएं एयर फ्लो कहाँ से ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा, इस नोस इस नेज़ल कैविटी से, और इससे पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसको नेज़ल साइकिल कहते हैं कि एक वक्त क्या हुआ, इस साइड से सांस लेना बड़ा आसान था, इस साइड से इस साइड से सांस लेना बड़ा आसान था, और इस साइड से थोड़ा मुश्किल था। फिर अगली दफ़ा क्या होगा, ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा और इस साइज़ में छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से सांस लेना आसान हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सांस लेना ब्रीथ इन करना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द नेज़ल साइकिल, जो हर इंसान में होती है। ठीक है, इतनी ये प्रोमिनेंट नहीं होती कि इससे कोई प्रॉब्लम हो। सो the anterior ends of the inferior turbinate, they undergo changes in its size to increase or decrease the resistance to airflow. Nasal cycle is a normal phenomena which is present in all the persons. There are alternative changes in the resistance of the nasal passage on two sides. At one time, one nasal passage is more patent, just like this. यहाँ पे छोटा सा turbinate था, so the nasal passage was more more patent, and it was working more, while the other side was resisting. So I hope you understand this, right? So after nasal respiration comes another function of the nose, that is air conditioning. एयर कंडीशनिंग, हवा को कंडीशनड करना बड़ा लाजमी है, और ये नोज़ करता है एक्चुअली। क्यों करना ज़रूरी है? देखिए, असल में नोज़ कुछ हवा की ऐसी कंडीशनिंग करता है कि जब वो नीचे आपके लंग्स में जाए, एल्वियोलाई में जाए, तो उसके लिए बहुत सूटेबल हो और आपके एल्वियोलाई को डैमेज ना कर दे। ठीक है, सो या एयर कंडीशनिंग मीन्स to make the air suitable for the lungs so that it does not damage the lung tissue. And now we will see how nose perform the conditioning of the air. एक तो टेम्परेचर को चेंज करके देखें क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, और जब नाक के अंदर वो हवा आती है तो नोज़ का क्या काम होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना, जब वो एयर नीचे जाए तो लंग्स को डैमेज ना करे। ठीक है, सबसे पहला काम चेंज इन टेम्परेचर। नोज़ एक्चुअली नोज़ चेंज द टेम्परेचर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, सो दैट व्हेन इट रीचेस द एल्वियोलाई टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और ज़्यादा डिफरेंस ना हो बॉडी टेम्परेचर में और इंस्पायर्ड एयर में। और ये कैसे होता है, नोज़ कैसे करता है इंस्पायर्ड एयर के टेम्परेचर को चेंज? फ़र्ज़ करें आपका ये बेटा, ये लेटरल वॉल है नोज़ की, और यहाँ पे ये टर्बिनेट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये टर्बिनेट्स मौजूद हैं। तो जब एयर यहाँ से पास होती है ना बेटा, और तो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो टर्बिनेट्स होते हैं इनकी म्यूकोज़ा बहुत वेस्कुलर होती है। इन टर्बिनेट्स की म्यूकोज़ा बहुत वेस्कुलर होती है, यहाँ से बहुत सफिशेंट ब्लड सप्लाई गुजर रहा होता है। फ़र्ज़ करें ये जो इंस्पायर्ड एयर है इसका टेम्परेचर जो है वो कम है, इसका टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, इन टर्बिनेट्स में जो वेस्कुलरिटी थी उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड के अंदर जो हीट थी वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी इंस्पायर्ड एयर के अंदर, ताकि ये गर्म हो जाए इंस्पायर्ड एयर और बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाए। इसी तरीके से अगर इस अंदर जाने वाली हवा का टेम्परेचर ज़्यादा था तो यहाँ से ब्लड फ्लो जो है टर्बिनेट से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड वेजल्स में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो यहाँ से जो हीट थी वो निकल के ब्लड वेजल्स में चली जाएगी, और जो आपकी इंस्पायर्ड एयर है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है एक्चुअली जो हवा का टेम्परेचर है इंस्पायर्ड एयर का, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पे कैसे लेके आएंगे? विद द हेल्प ऑफ द वस्कुलैरिटी प्रेजेंट इन द टर्बिनेट्स। अगर इंस्पायर्ड एयर का टेम्परेचर कम है तो उसे ज़्यादा कर देंगे। कैसे ज़्यादा कर देंगे? ब्लड फ्लो को बढ़ा के यहाँ पे।
ठीक है। और अगर इंस्पायर्ड एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम कर देंगे, ब्लड फ्लो कम करके, सिंपली। ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग में पहली चीज़ आ जाती है बेटा चेंजेस इन टेम्परेचर। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा। सेकंड थिंग इज़ ह्यूमिडिफिकेशन। एयर कंडीशनिंग के अंदर एक तो हमने टेम्परेचर को सेट कर दिया, दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। जो बेटा हम एयर अंदर इंस्पायर करते हैं, अगर उसके अंदर मॉइस्चर कम हुआ ना, उसके अंदर नमी कम हुई, तो नोज़ क्या करता है, उसको मॉइस्चराइज करता है। कैसे करता है? with the help of the glandular secretion and the transduction of the fluid through the epithelial surfaces, right? The moisture to the respired air is provided by secretion of the glands and the transduction of the fluids थ्रू द एपिथेलियल सरफेस। देखें नाक में ग्लैंड तो मौजूद है बेटा, ग्लैंड सिक्रेशन देते हैं, और एपिथेलियल सरफेस भी फ्लूइड को बाहर ट्रांसड्यूट करती रहती है कैविटी में। तो वहाँ से उसका इन फ्लूइड्स का जितना भी मॉइस्चर होगा वो आपके एयर में आ जाएगा और एयर आपकी मॉइस्चराइज हो जाएगी, ह्यूमिडिफाई हो जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ बेटा एयर कंडीशनिंग के अंदर आती है फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन। ठीक है। द हेयर्स प्रेजेंट इन द नेजल वेस्टिब्यूल दे ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स। इजंट इट द फिल्ट्रेशन? फिल्टर का यही काम होता है ना कि आगे जैसे कि आप किडनी की मिसाल ले लो, आगे ग्लोमेरुलस लगा होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? बड़े सब्सटेंसेस को जाने से रोक देता है, छोटे सब्सटेंसेस को आगे जाने देता है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह, उनको रोक देता है, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम और थोड़ा सा ग्लूकोज वाटर, उनको अंदर जाने देता है। इसी तरीके से जो हेयर्स मौजूद होते हैं बेटा एट द लेवल ऑफ द नेजल वेस्टिब्यूल दे ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स इनटू द नोज and the fine particles like the dust, pollen, they adheres to the mucus film and in this way the air is filtered and purified. बड़े पार्टिकल्स को अंदर आने से किसने रोका? नेजल वेस्टिब्यूल पे मौजूद हेयर्स ने। उसके अलावा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पोलन, डस्ट वगैरह, ये भी तो बड़े हार्मफुल हैं। ये अंदर जाके कैसे ट्रैप हो जाते हैं? जो म्यूकस का बेड होता है उसके अंदर ये जाके फंस जाते हैं, और इस तरीके से आपकी एयर कंडीशन हो जाती है और प्यूरीफाई हो जाती है। ठीक है बेटा। तो दो फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए एयर के, नोज़ के। एक तो है आपका रेस्पिरेशन, दूसरा एयर कंडीशनिंग। ठीक है। एयर कंडीशनिंग के बाद तीसरी चीज़ आती है प्रोटेक्टिव फंक्शन। नोज़ का बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो नोज़ की एपिथेलियम होती है बेटा, उसमें सीलिया मौजूद होता है। ठीक है। विच एक्चुअली क्लियर्स द म्यूकस फिल्म। कुछ इस तरीके से होता है बेटा, मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊँ तो या दिस इज़ द नेज़ल म्यूकोज़ा। यहाँ पे ये म्यूकस बेड मौजूद है, सही है, और इस म्यूकस बेड के ऊपर सीलिया मौजूद है, सही है। म्यूकस बेड के ऊपर सीलिया मौजूद है। मैंने आपको बताया ना, बस छोटे छोटे पार्टिकल्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ इस म्यूकस बेड के अंदर फंस जाती हैं, इस विस्कस फ्लूइड के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, सही है। ये नोज़ की एंट्री है, सही है। और ये आपको पता है नोज़ पीछे कहाँ खुलता है बच्चा? नेज़ोफेरिंग्स में, और फिर नेज़ोफेरिंग्स से नीचे ये जाके आपके स्टमक में, सही है। ये जो जीआईटी वाला रूट है। तो क्या होता है एक्चुअली बेटा जो सीक्रेशंस यहाँ पे ट्रैप होती है ना इसमें, वो इस सीलियरी फ्लो की वजह से सीलिया आगे बीट करते रहते हैं, और ये जो म्यूकस जमा हुआ है ना, जिसमें इतने सारे पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, ये डस्ट वगैरह, पॉलन्स वगैरह, ये सारे क्लियर हो जाते हैं, नेज़ोफेरिंग्स के थ्रू चले जाते हैं आपके स्टमक में, और स्टमक के अंदर वाश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे सेम चीज़ देखो, द सीलिया प्रेजेंट इन द एपिथेलियम दे क्लियर द म्यूकस फिल्म। ये जो म्यूकस फिल्म जमा हुई है, जो पूरा म्यूकस बेड जमा हुआ है जिसके अंदर सारा ये कचरा भरा पड़ा है, वो सारा क्लियर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सीलिया। ठीक है। कहाँ चला जाता है? ट्रांसपोर्टेड कंटिन्यूसली फ्रॉम द नोज टू द फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से ये स्वालो होकर स्टमक में चला जाता है। ठीक है। द कम्प्लीट शीट ऑफ द म्यूकस इज क्लियर्ड इनटू द फेरिंग्स अबाउट ट्वाइस एन आवर। 1 घंटे में 2 दफ़ा ये जो शीट है पूरी वो क्लियर होती रहती है नोज़ में से, और नोज़ से फिर आगे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर आप स्वालो कर लेते हो इसको। ठीक है बेटा। इस तरीके से ये कहानी चलती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थोड़ा सा आगे चलते हैं। या प्रोटेक्शन में एक तो प्रोटेक्शन का मैंने आपको तरीका बता दिया कि सीलिया हैं, सीलिया क्या करते हैं? बीट करते हैं म्यूकस की जो शीट है जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, कचरा, मट्टी, धूल, और फिर वो सीलिया बीट करता है। सीलिया बीट करके इस पूरी म्यूकस की शीट को उठा के पीछे फेंक देता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर स्वालो हो जाता है, और आप इस तरीके से आपकी नाक साफ़ होती रहती है। और ये जो है 1 घंटे के अंदर 2 दफ़ा होता है। ठीक है।
प्रोटेक्शन में उसके अलावा नेज़ल सीक्रेशन जैसे कि कुछ एंजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंजाइम जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को और वायरसेस को किल करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे कि IgA, IgE दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे ज़्यादा भला नोज़ आपको क्या प्रोटेक्शन दे बेटा, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ नेज़ल सीक्रेशंस जिसमें एंजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, उसके अलावा स्नीजिंग का बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। स्नीजिंग इज़ अ रिफ्लेक्स फिनोमेना, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर वेन एवर द इनहेल्ड फॉरेन पार्टिकल काजेज द इरिटेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा, स्नीजिंग एक्सपेल्स द पार्टिकल आउट। कोई भी इरिटेटिव मटेरियल जब आपके नाक में जाता है, पोलन हो गया, छोटा सा फर हो गया, आपकी नेजल म्यूकोजा को इरिटेट करेगा, रिफ्लेक्स फिनोमेना जनरेट होगा, आपको स्नीजिंग होगी और वो सारा जो भी फॉरेन पार्टिकल था बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने कौन कौन से प्रोटेक्टिव फंक्शन देख लिए। एक प्रोटेक्टिव फंक्शन तो सीलिया की मदद से था जो म्यूकस बेड को क्लियर कर देता है। दूसरा, नेजल सीक्रेशंस इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो ज़बरदस्त प्रोटेक्शन आपको देती हैं। उसके अलावा स्नीजिंग बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव फंक्शन है। उसके अलावा सेंस ऑफ ऑल्फेक्शन, राइट बेटा, olfaction can be very much protective. You know how olfaction can be very much protective? Listen, let's suppose बेटा आप किसी ऐसी जगह से गुज़र रहे हो जहाँ बहुत बदबूदार नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल है, ठीक है। जब वो स्मेल आपके ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा को मिलेगी तो एज अ रिफ्लेक्स रिस्पांस क्या होगा कि आपकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी और वो बदबूदार स्मेल आपकी मज़ीद इंस्पायर नहीं कर पाओगे आप। फिर जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस से थोड़ा आगे निकल जाते हो तो आप वापस ब्रीथ इन कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि वो नॉशियस स्मेल नहीं आ रही होती दोबारा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। अगर फ़र्ज़ करो एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा डैमेज है, तो जब ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा डैमेज है, सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, तो उसको नॉशियस स्मेल का पता ही नहीं चलेगा। जब नॉशियस स्मेल का पता नहीं चलेगा तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं होगा और ब्रीथिंग भी स्टॉप नहीं होगी। आपने नोट किया होगा कि जब आप ऐसी जगह से गुजरते हो जहाँ बहुत नॉशियस स्मेल है तो कुछ सेकंड के लिए आपकी सांस बंद हो जाती है ताकि वो नॉशियस स्मेल आप इंस्पायर ना करो, है ना। और जब फिर आप आगे निकल जाते हो उस जगह से तो फिर वापस आपकी सांस खुल जाती है और आप सांस ले पाते हो ईजिली। और ये एक्चुअली रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। जब आप ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहाँ बहुत नॉशियस स्मेल होती है, तो आपकी सांस एक वक्त के लिए बंद हो जाती है, फिर आप आगे जाते हो तो फिर सांस आपको आने लग जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, ये ऑल्फैक्शन की मदद से होता है। अगर ऑल्फैक्शन नहीं होती तो ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जनरेट ही ना होता, ठीक है बेटा। सो चलें इसके बाद एक और फंक्शन दैट इज़ सेंस ऑफ स्मेल। प्रोटेक्टिव फंक्शन के बाद कम्स द सेंस ऑफ द स्मेल, जो कि नोज़ का सबसे ज़बरदस्त काम है, दैट इज़ सेंस ऑफ स्मेल, ओके। सो ऑल्फैक्शन और सेंस ऑफ स्मेल नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स एज़ कम्पेयर टू लोअर एनिमल्स। जो छोटे लोअर स्पीशीज़ हैं आपके कैट्स, डॉग्स, उनमें सूंघने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। द ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस इज सम हाउ रिलेटेड टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हमारे काम की बात नहीं है, लेकिन स्टिल के कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्मेल कैसी होगी, वो ज़्यादा उसकी मस्टी स्मेल होगी, उसकी पुट्रेट स्मेल होगी, डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल का शेप क्या है। अब ऐसा है नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ करो कोई मॉलिक्यूल इस शेप का है तो उसकी स्मेल होगी प्यूट्रेट, फॉर एग्ज़ाम्पल। कोई इस तरीके का मॉलिक्यूल रखता है तो उसमें से मस्टी स्मेल आएगी काफ़ी, ठीक है। तो ऑडोर किस तरीके की होगी वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के शेप पे, ठीक है। डिफरेंट ऑल्फैक्टरी सेल्स आर प्रेजेंट फॉर सम प्राइमरी ऑडोर्स लाइक मस्टी ऑडोर, पंगेंट और प्यूट्रेड, ठीक है। एंड अदर ऑडोर्स आर परसीव्ड ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट प्राइमरी ऑडोर रिसेप्टर्स। जो प्राइमरी ऑडोर्स है ना, मस्टी, पंगेंट और प्यूट्रेड, उनके लिए तो ऑल्फैक्टरी सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसके इन स्मेल्स के अलावा जो दूसरी ऑडोर्स होती हैं वो कैसे परसीव होती हैं, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट प्राइमरी ऑडोर रिसेप्टर्स। फर्स्ट करें, ये प्राइमरी ऑडोर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, रिसेप्टर नंबर 1, रिसेप्टर नंबर 2, रिसेप्टर नंबर 3, ठीक है, 1 2 3। दिस आर द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। दिस इज, लेट्स सपोज, फॉर व्हाट टाइप ऑफ ऑडोर, दिस इज फॉर ओके मस्टी ऑडोर, दिस इज फॉर पंगेंट, दिस इज फॉर प्यूट्रेट, राइट। तो ये तो मस्टी स्मेल को परसीव करेगा, ये पंगेंट को, ये प्यूट्रेट को, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और ऑडोर हुई तो फिर वो कैसे परसीव होती है, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट प्राइमरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, नॉट ओनली वन,
It may be that the different odor may be stimulating this receptor 1 and receptor 2 together, right? तो इस तरीके से जो दूसरी odors होती हैं वो परसीव होती हैं, ठीक है बेटा। स्मेल के अलावा एक और फंक्शन नोज का, दैट इज़ रेजोनेंस टू स्पीच। नॉट ओनली नोज बट पेरानाइजल साइनसेस आल्सो participate. Nose along with the paranasal sinuses, they provide the resonating chambers to produce resonance to the speech. What actually is resonance? नाक और पेरानेजल साइनसेस आपके आवाज़ को रेजोनेंस देते हैं। कैसे, ये आपका पर्पज़ नहीं है। What actually is resonance? Resonance is to amplify the sound, modify the sound to better increase the quality of the sound, ठीक है। साउंड को एम्पलीफाई करना, जो आप आवाज़ बोल रहे हो ना, जो आपके जो आप बोल रहे हो उस आवाज़ को एम्पलीफाई करना ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो, सही है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ नोज एंड पेरानेजल साइनसेस। राइट आफ्टर दैट फ्यू मोर फंक्शंस ऑफ द नोज बेटा। नेजल रिफ्लेक्सेस। Nasal reflexes, they are very much protective reflexes like sneezing reflexes and holding of the breath due to nauseous smell. एक तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया, ये तो बड़ा प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरा, आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हो जहाँ पे बहुत बदबूदार स्मेल है तो आप फ़ौरन अपनी सांस को रोक लेते हो, लेकिन ये एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। तो मैंने यही तो पीछे बताया था बेटा, अगर आपके अंदर सेंस ऑफ स्मेल होता ही नहीं तो आप उस वक्त सांस को रोक ही नहीं पाते, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता ना कि आपके आसपास कौन सी स्मेल है, ठीक है। तो नेजल रिफ्लेक्सेस में एक तो हो गया प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया, होल्डिंग ऑफ द ब्रीथ हो गया, और उसके अलावा कुछ ज़बरदस्त रिफ्लेक्सेस हैं जैसे कि स्मेल ऑफ द पैलेटेबल फूड, रिफ्लेक्स इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ द सलाइवा एंड इवन द गैस्ट्रिक जूसेस। कोई भी खाना देख के मुंह में पानी आ जाना और गैस्ट्रिक जूसेस का बढ़ जाना, सही है। और इसके अलावा कुछ और रिफ्लेक्सेस होते हैं, नेजो ब्रोंकियल एंड नेजो पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। What are these? Look, what happens if there is increased resistance in the nasal cavity, it also causes rise in the pulmonary resistance and the vice versa. ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें, फ़र्ज़ करें आपकी नेज़ल कैविटी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसी भी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई भी मसला है, तो वो अगर लेट सपोज नेज़ल कैविटी में रेजिस्टेंस मौजूद है तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी की वजह से जो नीचे का पाथवे है आपका रेस्पिरेटरी पाथवे, ब्रोंकस हो गया और उसके नीचे, वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट ना हो और कोई डैमेज ना हो सके, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। सो इफ़ देयर इज़ द नोज एंड इफ़ देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रिफ्लेक्सली क्या होगा, नीचे जो ब्रोंकस मौजूद है वो भी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऊपर थी वही रेजिस्टेंस नीचे भी होगी, प्रेशर डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं होगा। जब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा, सही है। तो ये कुछ नेजल रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है बच्चा। इसके बाद फंक्शंस ऑफ द पेरानेजल साइनसेस, दे आर अनसर्टेन, पुअरली अंडरस्टूड, बट सम प्रोबेबल फंक्शंस इंक्लूड रेजोनेंस ऑफ द साउंड। रेजोनेंस ऑफ साउंड पेरानेजल साइनसेस के साथ नोज का भी फंक्शन है। पेरानेजल साइनसेस बेटा एयर कंडीशनिंग भी करते हैं, ठीक है, नॉट डिस्क्राइब्ड हाउ। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरानेजल साइनसेस का वो है रेजोनेंस ऑफ द साउंड, ठीक है। इसके बाद लाइटनिंग ऑफ द स्कल। अगर फ़र्ज़ करें आपकी स्कल के अंदर ये एयर फिल्ड कैविटीज़ ना होती, ये आपका अगर पूरा स्कल है लेट सपोज, सही है, इसमें ये होता है आपका मैक्सिलरी साइनस, ये होता है फ्रंटल साइनस, कुछ इस तरीके से होता है ना। अगर ये एयर फिल्ड कैविटीज़ ना होती तो आपका स्कल सर बहुत भारी होता। अगर ये ना होती कैविटीज़ तो क्या होता, इसकी जगह पे भी बोन होती, इनकी जगह पे भी बोन होती ना। अब क्योंकि ये एयर फिल्ड कैविटीज़ है तो मुझे बताएं बोन ज़्यादा भारी होगी या हवा ज़्यादा भारी होती है? बोन ज़्यादा भारी होती है। तो अगर ये ना होती एयर फिल्ड कैविटीज़ तो इनकी जगह बोन होती तो वो ज़्यादा हैवी होती, वो ज़्यादा हैवी होती तो पूरा सर भारी होता। अब क्योंकि ये एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं, लाइटर देन द वेट ऑफ द बोन, सो इसकी वजह से पूरा सर हल्का फील होता है और आप इजीली अपने सर को मूव कर पाते हो, ठीक है। सो लाइटनिंग ऑफ द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस साइनसेस due to the presence of the air filled spaces in the skull bones. इसके अलावा थर्मल इंसुलेटर का काम करते हैं फॉर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स लाइक आइज एंड ब्रेन। अगर आपका ये फ्रंटल साइनस है और ये आपका ऑर्बिट मौजूद है तो आपको पता है कि साइनस के अंदर एयर होती है और एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर यहाँ से कोई एक्सेसिव हीट आ रही है तो वो एक्सेसिव हीट ऑर्बिट के पास नहीं पहुँचेगी, क्यों? क्योंकि बीच में थर्मल इंसुलेटर मौजूद है, एयर मौजूद है साइनस के अंदर, ठीक। उसके अलावा फेशियल डेवलपमेंट, सम फेशियल बोन्स एक्चुअली ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एयर फिल्ड साइनसेस विद इन देम।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो कि इनकी एक्सपेंशन से ग्रो होती है। अगर ये बोन है, ठीक है, कोई भी बोन है, इस बोन के अंदर साइनस मौजूद है, जब तक वो साइनस एक्सपेंड नहीं करता तो वो बोन ही ग्रो नहीं करती। तो बहुत सारे, अगर फ़र्ज़ करें ये साइनसेस ना होते तो बहुत सारी बोन्स की ग्रोथ भी नहीं हो पाती। वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी बोन्स विच एक्चुअली डिपेंड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ दीज साइनसेस। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा दिस चैप्टर फिजियोलॉजी। कोई भी क्वेश्चन है आप किसी वक्त, किसी टाइम, किसी भी जगह मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। क्लास डिसमिस्ड।